नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस का दूसरा चैप्टर भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं। इस चैप्टर को आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर को शुरू करने से पहले परंपराएं और हस्तकला और ललित कलाएं का मतलब देख लेते हैं। परंपरा का मतलब होता है कोई रीति रिवाज, कोई त्यौहार, उत्सव जो वर्षों से हम मना रहे हो, उसे हम कहते हैं परंपरा। हस्तकला मतलब हाथों से जो कोई वस्तु बनाना, हाथों की कारीगरी से कोई सुंदर सी चीज़ों को निर्माण करना, उसे कहा जाता है हस्तकला। और ललित कला का मतलब होता है संगीत, गीत गाना, नृत्य और नाटक, इनको कहा जाता है ललित कलाएं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे चैप्टर की प्रस्तावना हम शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये जो चैप्टर है इसका नाम जो था उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं प्रस्तावना को। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जिसमें भौतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है। भौतिक और जैविक विरासत। भौतिक विरासत मतलब बालक को जन्म के साथ ही माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं, जिसे जैविक विरासत कहा जाता है। और जब घर, जमीन, जागीर या स्थावर जंगम संपत्ति विरासत में मिले तो उसे भौतिक विरासत कहा जाता है। स्थावर का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। जैसे आपके पास घर है, खेत है, तो ये आपकी स्थायी संपत्ति हुई। उसको हम एक जगह से उठाकर दूसरे जगह नहीं लेके जा सकते, तो ये आपकी स्थावर संपत्ति हुई। और जंगम संपत्ति मतलब जो अस्थायी हो, एक जगह से हम दूसरे जगह उसे लेके जा सकते हो। जैसे पैसा, आपके पास अगर ट्रक है, कार है, मोटरसाइकिल है, तो ये तो आपकी संपत्ति है, लेकिन हम उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह उन्हें हम लेके जा सकते हैं, इसीलिए उन्हें हम कहते हैं जंगम संपत्ति। तो जब घर, जमीन, जागीर या स्थावर जंगम संपत्ति विरासत में मिले तो उसे कहते हैं भौतिक विरासत। और बालक को अपने माता पिताओं से जन्म से ही जो शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं उसे कहते हैं जैविक विरासत। और तीसरी विरासत है सांस्कृतिक विरासत। जब मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल्य द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या सर्जन करता है उसे सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। तो ये जो प्रस्तावना है इसमें हमने 3 विरासत देखे: भौतिक विरासत, जैविक विरासत और सांस्कृतिक विरासत। तीनों को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जैविक विरासत, बालक को जो अपने माता पिता से शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं उसे कहा जाता है जैविक विरासत। जब घर, जमीन, जागीर या स्थावर जंगम संपत्ति विरासत में हमें मिलती हो तो उसे कहा जाता है भौतिक विरासत। और मनुष्य अपने कला कौशल्य द्वारा, अपनी बुद्धि चातुर्य से जो कुछ निर्माण करता है या उसका सर्जन करता है उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत के अगर हम उदाहरण देखें तो हमारी शिक्षा, कृषि, व्यापार, नीति नियम, उत्सव, मनोरंजन, ये सब सांस्कृतिक विरासत है। क्योंकि शिक्षा हो, कृषि हो, व्यापार हो, इसे निर्माण तो मनुष्य ने ही किया है। और हमने परिभाषा सांस्कृतिक विरासत की देखी है कि जो मनुष्य द्वारा सर्जित है वो सांस्कृतिक विरासत है। तो ये सारी चीजें सांस्कृतिक विरासत में आती है। चलिए प्रस्तावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन समय से ही हमारे भारत में ऐसी 64 कलाएं हुआ करती थी, जिनके कुछ नाम यहाँ पर दिए हैं: हस्तकला, कारीगरी, कलाबत्तु हुनर। कलाबत्तु हुनर का मतलब होता है जो मंडप है जिसे शादी में या किसी कार्यक्रम में हम डालते हैं, वो मंडप की जो सजावट हो, जो सजावट सुंदरता की जाती है, उसे कहा जाता है कलाबत्तु हुनर। चित्रकला हो, संगीत कला हो, नाट्य कला, नृत्य कला, ऐसी ये कुछ कलाओं के नाम यहाँ पे दिए हैं। ऐसी 64 कलाएं प्राचीन भारत में हुआ करती थी।
और यही कारण है कि बहुत से विदेशी यात्री और विदेशी प्रजा भारत में आई और हमारी सांस्कृतिक विरासत का उन्होंने स्वीकार भी किया। और आज भी समग्र विश्व भारत की सांस्कृतिक विरासत का स्वीकार कर रहा है। उसका उदाहरण है हमारी जो योग विद्या है, उसको समग्र विश्व ने अपना लिया और 21 जून को हर साल विश्व योग दिवस के रूप में मनाने लगा। तो दोस्तों, हमने दूसरे चैप्टर की ये प्रस्तावना देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय कारीगरों का कमाल, लेकिन हम इसे नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपके परीक्षा हेतु बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है और इसमें कुछ ज्ञान आपको मैं दे सकूं ऐसा भी कुछ है नहीं, क्योंकि यही जो नाम है वो आगे हम विस्तृत में देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप घर पे भी न पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि एसएस बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो उसको पढ़ने के लिए आपको ऐसे कुछ टॉपिक को छोड़ना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है आगे मिट्टी काम कला। मानव जीवन और मिट्टी के बीच प्राचीन समय से ही बहुत बड़ा संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी रहती है और जब धातु की खोज नहीं हुई थी, उस समय मनुष्य अधिकांशतः मिट्टी के ही बने बर्तनों का उपयोग करता था, जैसे मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे, अनाज संग्रह की कोठी, ऐसे बहुत सी चीजें मनुष्य मिट्टी के बने हुए चीजों का उपयोग करता था। उस समय प्राचीन समय में और आज भी दीवारों को मिट्टी और गोबर से लीपकर उसको सुरक्षित रखा जाता है। पानी, दूध, दही, छाछ, घी ऐसे पदार्थ मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे। रसोई घर के बर्तन भी मिट्टी के होते थे। लोथल, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति के समय मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान, रकाबी आदि बर्तन मिले हैं। मतलब जब लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में जब खुदाई हुई तो यहाँ पर लाल रंग का प्याला, मर्तबान, रकाबी ये जो चीज़ें मिली है ये मिट्टी की बनी हुई थी। मतलब इससे ये हमें दिखाता है कि मनुष्य प्राचीन समय से ही मिट्टी का उपयोग करता आ रहा है। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जाता था। ये जो कुम्हार का चाक है जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जा सकता है। और आज भी नवरात्रि के समय जो गरबा होता है, गरबा मतलब एक प्रकार का छोटा सा मटका होता है इस आकार का, और उस मटके को छेद होते हैं हर तरफ और अंदर दिया रखा जाता है। तो ये जो गरबा होता है ये मिट्टी का ही बना हुआ होता है और कच्ची मिट्टी से पकाए गए बर्तन वस्तुओं के उत्पादन के लिए भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। इसका सबूत हमें मिलता है जब दक्षिण भारत का नागार्जुन कोंडा और गुजरात का लांगणज जो कि मेहसाना जिले में है, यहाँ पर खुदाई से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसके सबूतों से, उन चीज़ों से पता चलता है कि भारत प्राचीन समय में ही कच्ची मिट्टी से बने वस्तुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर हमने मिट्टी कला के बारे में देखा। इसको और एक बार मैं थोड़ा सा फटाफट रिपीट करना चाहूँगा। मनुष्य का मिट्टी से प्राचीन काल से ही बहुत बड़ा संबंध रहा है। व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है और जब धातु की खोज नहीं हुई थी तब ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं, खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे, अनाज संग्रह की कोठी, ऐसे बहुत से चीज़ें मिट्टी के बने हुए चीज़ें मनुष्य उसका उपयोग करता था। घर की दीवारों को मिट्टी और गोबर से सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ, घी जैसे पदार्थ मिट्टी के बर्तन में रखे जाते थे। रसोई घर के बहुत से बर्तन मिट्टी के होते थे और लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति से भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जा सकता है। आज जो नवरात्रि के समय गरबा उपयोग किया जाता है वो भी मिट्टी का बना हुआ होता है। और दक्षिण भारत का जो नागार्जुन कोंडा है और गुजरात का जो लांगणज है, यहाँ से जो पुराने अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि भारत प्राचीन समय से ही कच्ची मिट्टी को पकाकर जो बर्तन बनाए गए उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो आपको यहाँ पर मिट्टी कला
मैंने अच्छे से पढ़ा दिए। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो है बुनाई कला। पहले बुनाई कला परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। अगर बुनाई कला ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता हो, अगर ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सारी जानकारी इस पेज की और इस पेज की जानकारी ये पूरा आपको डिटेल में लिखना होगा। यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है तो, जिसमें हाथ बुनाई, फिर ये जो पैराग्राफ है ये पाटन का पटोले के बारे में जानकारी देता है, ये जानकारी आपको लिखनी होगी। फिर ये कढ़ाई बुनाई कला ये भी आपको विस्तृत लिखना होगा, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है तो। लेकिन अगर 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए बुनाई कला आता है, तो आपको सिर्फ कढ़ाई बुनाई कला मतलब ये जानकारी आपको लिखनी है, अगर 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तब। अथवा 2 मार्क्स के लिए आपको ये सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाथ बुनाई की जानकारी लिखे, अथवा 2 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाटन के पटोले की जानकारी लिखे। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए अभी ये टॉपिक को हम शुरू करते हैं, बुनाई कला। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ परिभाषा में बताना चाहूँगा। आपके सामने मैं 3 शब्द रख रहा हूँ, बुनाई, फिर कढ़ाई और एक और शब्द है यहाँ पे कताई। 3 शब्द है, कताई, बुनाई और कढ़ाई। तीनों का मतलब देख लेते हैं। कताई का मतलब होता है कि आप कुछ जो कपास है, रुई है, उससे जो धागा निकालते हैं उसको कहा जाता है कताई। बुनाई का मतलब जो धागा होता है, अब ये यहाँ पर ये धागा है और उस धागे को सील कर या उस धागे से आप कोई वस्तु बनाते हो, जैसे यहाँ पे ये सॉक्स बनाए गए हैं, तो उसको कहते हैं बुनाई। मतलब धागों से कोई वस्तु बनाना उसे कहते हैं बुनाई। और जब कोई कपड़ा हो इस प्रकार का, मान लो ये आपके सामने एक कपड़ा दिख रहा है और उस कपड़े के ऊपर ये जो डिजाइन बनाई गई है इसको कहा जाता है कढ़ाई। तो आप तीनों परिभाषा समझ में आपको आ गया होगा। कताई मतलब कपास से धागा निकालना, बुनाई मतलब धागे से कोई वस्तु बनाना और कढ़ाई मतलब किसी कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाना। तो तीनों परिभाषा आपको अब समझ में आ गए। तो चलिए ये जो टॉपिक है इसको डिटेल में विस्तृत में देखते हैं। कताई की परिभाषा मैंने आपको बताई, कपास से धागा निकालने की जो कला है उसको कताई कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने ये जो बुनाई कला है, कताई बुनाई कला है, इसको पूरे भारत में आजादी के आंदोलन के समय एक गृह उद्योग बनाया था, ताकि हम लोग अपने लिए खुद कपड़े बनाए। अंग्रेजों का जो कपड़ा है वो हम खरीदे नहीं, ताकि अंग्रेजों का कपड़ा अगर बेचा नहीं गया तो वो मजबूरी में भारत को छोड़ के जाए। ये महात्मा गांधी की सोच थी और आज़ादी के आंदोलन में कताई बुनाई कला बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ उद्योग बन गया था। 2 मार्क्स की ये इतना आपको याद रखना है परिभाषा, और महात्मा गांधी ने कैसे कताई बुनाई को श्रेष्ठ उद्योग बनाया था, एक आज़ादी का आंदोलन का भाग बनाया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला टॉपिक है हाथ बुनाई। हाथ बुनाई में यहाँ पर ये सारे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स के लिए इतना क्वेश्चन हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत जो है, भारत हाथ बुनाई के लिए प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि ढाका का जो मलमल है वो थान की अंगूठी से निकल जाता था। ये बहुत ज़्यादा विशेषता है कि एक मलमल का कपड़ा अंगूठी से, मलमल का थान, थान का मतलब होता है टुकड़ा, तो मलमल का टुकड़ा अंगूठी से निकल जाता था और दिया सलाई की डिब्बी में भी आ जाता था। मतलब वो मलमल का टुकड़ा माचिस की डिब्बी में भी हम रख सकते थे, इतना ज़्यादा मुलायम था। तो हम सोच सकते हैं कि भारत की जो हाथ बुनाई कला है वो कितनी श्रेष्ठ थी। फिर कश्मीर का जो गलीचा है, सॉरी गालीचा है, गालीचा मतलब कारपेट जो हम बिछाते हैं। मैं यहाँ पे चित्र दिखाता हूँ आपको गालीचा का, ये इस प्रकार का होता है गालीचा। तो ये कश्मीर का हो और पूरे भारत का वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पाटन का पटोला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ, राजस्थान की बांधनी,
ये हाथ बुनाई की सर्वश्रेष्ठ कलाएँ हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हाथ बुनाई के लिए, तो आपको ये लिखना है कि हाथ बुनाई प्राचीन भारत से ही श्रेष्ठ कला रही है। ढाका का मलमल जो है अंगूठी से निकल जाता था, दिया सलाई की डिब्बी में भी आ सक वो उसमें हम रख सकते थे। कश्मीर का गलीचा, पाटन का पटोला, कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ, राजस्थान की बांधनी, ये हाथ बुनाई की श्रेष्ठ कलाएँ थी भारत की। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला टॉपिक है बुनाई कला का ही दूसरा टॉपिक है पाटन का पटोला। यहाँ पर हम पाटन के जो पटोला है उसकी बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए परीक्षा में आ सकता है। गुजरात में जब सोलंकी युग का शासन था, उस समय गुजरात का बहुत विकास हुआ था, इसलिए उस शासनकाल को स्वर्ण काल माना जाता है। तो उस समय गुजरात की राजधानी पाटन हुआ करती थी। तो पाटन में उस समय बहुत से कारीगर आए और अपनी कौशल्य कला से उन्होंने पाटन के पटेलों को पाटन का जो पटोला है उसको जग विख्यात बना दिया। ये जो कला है, पाटन की ये जो कारीगरी है, लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है और अत्यंत जटिल और समय लेने वाली ये कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों के ही पास है। मतलब ये कला बहुत ज़्यादा जटिल और बहुत ज़्यादा अटपटी और समय इसमें बहुत लगता है और आज इसके बहुत कम कारीगर बचे हुए हैं। पाटन में बनने वाले इस रेशमी वस्त्रों को पटोला कहते हैं। ये आपको परिभाषा अच्छे से याद रखनी है। इसे आप पहले भी लिख सकते हो कि पाटन में बनने वाले रेशमी वस्त्रों को पटोला कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप दिखाई देती है और उस इसीलिए उसे हम दोनों तरफ पहन सकते हैं। दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप होती है, इसलिए दोनों तरफ से उसे पहना जा सकता है और ये बहुत वर्षों तक चलता है, जल्दी फटता नहीं है। इसलिए गुजराती में एक कहावत है कि पड़ी पटोले भात, फाटे पर फिटे नहीं। मतलब इसकी जो कपड़ा जो होता है, इसकी डिज़ाइन कभी भी खत्म नहीं होगी। भले उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाए, वो पूरा फट जाए, लेकिन डिज़ाइन नहीं जाती, इतना ये सुंदर होता है। तो पाटन का पटोला 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस इसकी हम रिवाइज़ इसको कर लेते हैं। पहले अब हम परिभाषा लिखेंगे। पाटन में बनने वाले रेशमी वस्त्रों को पाटन का पटोला कहते हैं। गुजरात में जब सोलंकी वंश का शासन था, उस समय गुजरात की राजधानी पाटन हुआ करती थी। तो गुजरात में बहुत से कारीगर पाटन में आए और उन कारीगरों ने पाटन के पटोलों को पाटन का जो पटोला है, उसे जग विख्यात बना दिया। यह कारीगरी 850 साल से भी प्राचीन है और अत्यंत अटपटी है, जटिल है और आज कुछ मर्यादित कारीगरों के पास ही ये सीमित है। और इस पटोले पर दोनों तरफ एक ही छाप होती है, इसीलिए हम इसे दोनों तरफ से पहन सकते हैं। कई वर्षों तक ये फटता नहीं है और एक गुजराती की एक प्रचलित कहावत आपको याद रखनी है, पड़ी पटोले भात, फाटे पर फिटे नहीं। तो आपको ये बुनाई कला का दूसरा टॉपिक भी समझ में आ गया। पहला था हाथ बुनाई, दूसरा पाटन का पटोला। अब तीसरा देखते हैं कढ़ाई बुनाई की कला। मैंने अभी थोड़े समय पहले ही कहा था कि कढ़ाई बुनाई कला बहुत प्राचीन है। इसका हमें सबूत मिलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन के दौरान जो बहुत सी मूर्तियां, पुतले मिले, उनके वस्त्रों पर भी कढ़ाई बुनाई का काम देखने को मिलता है। भारत में पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों के वस्त्रों पर भी हम कढ़ाई बुनाई कला देख सकते हैं। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुष के जो वस्त्र थे, उन पर भी कशीदाकारी मतलब वही कढ़ाई बुनाई कला देखने को मिलती है। कश्मीर का जो कश्मीरी कशीदा है, मतलब कश्मीर का जो कढ़ाई बुनाई कला है, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात के जामनगर, जैतपुर, भुज, मांडवी क्षेत्र में जो बांधनी है, तो वो जो परंपरागत ये जो कढ़ाई बुनाई करते हैं, वो बुनाई करते समय कपड़ों पर हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश ऐसे बहुत से सुंदर डिजाइन बनाते हैं। और गुजरात का जो कच्छ और सौराष्ट्र जो प्रदेश है, वहां पर कढ़ाई बुनाई कला तो गृह व्यवसाय है स्त्रियों का। घर में महिलाएं ये व्यवसाय करती है और वो कुछ पैसे कमाती है।
वो चंदोवा, लता तोरण, चौका, तकिया, मनसद, झूले और बहुत कुछ महिलाएं जो वस्त्र पहनती है मिर्जई, ऐसे बहुत से वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई कला की जाती है। हम देखते हैं कि जो तकिया होता है उस पर भी डिजाइन होती है अलग अलग प्रकार की, और झूला जो होता है उस पर भी डिजाइन होती है। तोरण जो होता है घर पे लगाने का, वो भी अलग अलग डिजाइन का होता है। तो ये जो है इन पर हम बहुत सी सुंदर डिजाइन देखते हैं, तो ये कढ़ाई और बुनाई कलाई होती है। इसके अलावा जो रजाई हो या धुस्सा हो, ये सब कपड़ों, ये जो धुस्सा, मनसद, ये सब कपड़ों के ही प्रकार है। ज़्यादातर वो हमारे गुजरात एरिया में हम ज़्यादा उसको शायद उपयोग नहीं कर पाते हैं। मतलब जो हिंदी लोग हैं, वो इनका ज़्यादा उपयोग नहीं करते हो, तो शायद उनको उन्होंने देखे नहीं हो। और मुझे भी इनके बारे में ज़्यादा शब्दों के बारे में विशेष पता नहीं है। सिर्फ मैं आपको इस कढ़ाई बुनाई की कला के बारे में अच्छे से कैसे आपको समझना है वो कहना चाहता हूँ। और जो कच्छ की बन्नी क्षेत्र में जो जात है, जत नाम की जो कौम है, जो जात है, वो कशीदाकारी के लिए बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है, और उसकी एक अलग पहचान है कशीदाकारी में, मतलब कढ़ाई बुनाई की कला में। तो चलिए, कढ़ाई बुनाई कला ये हमारे लिए 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन के दौरान मूर्तियां और पुतले मिले, उन पर कढ़ाई बुनाई की कला देखने को मिलती है। भारत में पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई की बुनाई की कला देखने को मिलती है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई की कला देखने को मिलती थी। कश्मीर का जो कश्मीरी कशीदा है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गुजरात का जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी क्षेत्र में जो बांधनी की जाती है उस पर हाथी, पुतले, चौरस, पक्षी, कलश ऐसी डिजाइन वो बनाते हैं। और गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र में ये महिलाओं का गृह व्यवसाय बन चुका है। फिर बहुत से तोरण, चौका, तकिया, मनसद ऐसे चीजों पर कढ़ाई बुनाई की जाती है। दूसरा, रजाई पर भी कढ़ाई बुनाई की जाती है। और कच्छ क्षेत्र की जो कौम है, जत, ये जो कौम है ये कढ़ाई बुनाई की कला में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। अब अगला टॉपिक है चर्म उद्योग। हमने कढ़ाई बुनाई कला देख ली, अब अगला टॉपिक देखते हैं चर्म उद्योग। प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े के बहुत ज्यादा विविध प्रकार से उपयोग किया जाता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। जब प्राणी मर जाता था तो वो पारंपरिक तरीके से चमड़ा बनाते थे। और चमड़े का उपयोग कृषि के लिए, जो कुएं से पानी निकालने के लिए जो चरसा होता था, वो चरसे में चमड़े का उपयोग करते थे। ये चरसा एक प्रकार से, जैसे आज अगर हमें कुएं से पानी निकालना हो तो हम बाल्टी का उपयोग करते हैं। बाल्टी कुएं में डालते हैं और उसमें से हम पानी निकालते हैं। तो जैसे बाल्टी होती है उसी प्रकार से बहुत बड़े आकार का एक चमड़े की वस्तु होती है जिसको कहा जाता है चरसा। तो खेती के लिए कुएं से जब पानी निकालते थे तो ये चमड़े का चरसा उपयोग किया जाता था। पानी की मशक चमड़े की होती थी। ये मशक मैं आपको यहाँ पे चित्र में दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें पानी हम भर सकते हैं। तो ये मशक उपयोग की जाती थी चमड़े की, आज भी उसका उपयोग होता है। पखाले चमड़े के होते थे, पखाले भी वो मशक की तरह ही होता है। ढोल, नगाड़ा, तबला ऐसे संगीत साधनों में चमड़े का उपयोग होता है। लोहार की धोकनी में चमड़े का उपयोग होता है। विविध प्रकार के जूते, और प्राणियों को बांधने के लिए जो उनकी डोरी होती है वो भी चमड़े की होती थी। युद्ध के समय जो ढाल उपयोग की जाती है वो भी चमड़े की होती थी, चमड़े का वहां पर भी उपयोग होता था। फिर चप्पल, पर्स, पट्टा, घोड़े और ऊंट को सजाने के लिए जो उनके ऊपर जो डालते हैं, उनको सजावट के लिए जो साज होता है वो भी चमड़े का होता था। पलान, लगाम, चाबुक ऐसी बहुत सी चीजों में प्राचीन समय से चमड़े का उपयोग किया जाता था। तो ये सारे मुद्दे आपको याद रखने अच्छे से। अगला टॉपिक देखते हैं, हीरा, मोती काम और मीना कारीगरी। इसको हम विस्तृत में देखेंगे। हीरा, मोती काम और मीना कारीगरी
इस टॉपिक को विस्तृत में देखने से पहले मीना कारीगरी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मीना कारीगरी मतलब कोई गहना है, कोई नेकलेस है, उसके अंदर अगर कोई हीरा मोती जोड़ा जाए और उस गहने की सुंदरता बढ़ाई जाए तो उसे कहा जाता है मीना कारीगरी। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो गहनों के अंदर हीरा मोती जोड़ने की कला को कहा जाता है मीना कारीगरी। भारत के पूर्व पश्चिम दक्षिण तीनों दिशाओं में 7,517 किलोमीटर लंबाई का समुद्र किनारा प्राप्त है। इसे हम नक्शा में देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये भारत का नक्शा है। हमारा प्यारा भारत यहाँ पे आपके सामने है और गुजरात से लेकर आप दक्षिण की तरफ जाओगे और यहाँ तक कोलकाता तक मतलब पश्चिम बंगाल तक तीनों दिशाओं में समुद्र किनारा है और ये इसकी कुल लंबाई है 7,517 किलोमीटर। तो इतना बड़ा समुद्र किनारा होने के कारण भारत में हीरा मोती काम बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसका विकास होता गया और समुद्री मार्ग से भी जो व्यापारी आते थे, विदेशी व्यापारी भारत में व्यापार करने, तो इसके कारण ये व्यापार और ज़्यादा विकसित हुआ और भारतीय कारीगरों के द्वारा जो आभूषण बनाए जाते हैं हीरा मोती का उपयोग करके, वो इतने सुंदर है कि विदेशों में बहुत ज़्यादा उसकी मांग रही है। विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा, ग्रेट मुगल हीरा, ये भारत में से ही मिले थे और खुद भारतीय लोग भी जो है आभूषणों के बहुत शौकीन हैं। जैसे सोने के गहनों का उपयोग अगर देखें, आम लोगों से लेकर श्रीमंत वर्ग, राजा महाराजा, आमिर लोग जो जो बहुत अमीर होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर आभूषणों का उपयोग करते थे। इसीलिए हमारे देश में हीरा मोती काम मीना कारीगरी बहुत ज़्यादा विकसित हुई है। राजा महाराजाओं की अगर और बात करें तो ये रत्नों में हीरा मोती के अलावा माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम ऐसे रत्नों का वस्त्र आभूषण के रूप में उपयोग करते थे और राजा महाराजाओं के तो सिंहासन, मुकुट, मालाएं, बाजूबंद ये भी रत्नों के होते थे। उनके राजमहलों में तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा ये सब इसमें हीरा मोती काम दिखाई देता था। विवाह के नारियल, जो एक छोटा सा नारियल उपयोग किया जाता है विवाह में, तो उसमें भी हमें मीना कारीगरी और हीरा मोती काम दिखाई देखने को मिलता है। गुनगुना, पिछोरी, पिछोरी एक प्रकार की ओढ़नी होती है। गेंडूरी, गेंडूरी एक प्रकार की पगड़ी होती है। राजा महाराजाओं की जो पगड़ी होती थी उसमें हीरा मोती जड़े होते थे। बैलों के लिए कलात्मक शेरा, सिंगों की झालर, इन सब में ये हीरा मोती काम मीना कारीगरी देखने को मिलता था। इतना ही नहीं कि भारत में सोना चांदी के गहने भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे माला, हार, अंगूठी, ईयररिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा, तो इनमें भी मीना कारीगरी देखने को मिलती थी। भारत के जो कुशल और निपुण कारीगर थे, ये मीना कारीगरी द्वारा लाल, हरा, आसमानी रंग भर के गहनों की शोभा और बढ़ाते थे। और मीना कारीगरी के लिए अगर कुशल कारीगर भारत में कहीं पाए जाते हैं तो वो है जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद। तो यहाँ पर हमने टॉपिक देखा हीरा मोती काम और मीना कारीगरी। इसको मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 2 मिनट में हम फटाफट रिपीट कर लेते हैं। कुछ मुद्दों के आधार से भारत को 7,517 किलोमीटर लंबाई का समुद्र तट प्राप्त है, इसीलिए हीरा मोती काम भारत में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। विदेशी व्यापार भी समुद्र मार्ग से विदेशी व्यापार भी बहुत होता था, इसीलिए ये व्यापार बहुत ज़्यादा विकसित हुआ हीरा मोती काम का। और भारतीय कारीगर बहुत ज़्यादा कुशल थे हीरा मोती का उपयोग करके आभूषण बनाने में, इसीलिए विदेशों से भी हमारे गहनों को मांग है। कोहिनूर हीरा, ग्रेट मुगल हीरा भारत में ही मिले थे और खुद भारत के लोग भी आभूषणों के शौकीन थे। भारत के श्रीमंत वर्ग, राजा महाराजा ये सब गहनों के शौकीन थे, इसीलिए हीरा मोती काम और मीना कारीगरी का हमारे देश में अच्छा विकास हुआ है। राजा महाराजा जो थे हीरा मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम इनका उपयोग करते थे वस्त्र आभूषण की शोभा बढ़ाने में। राजा महाराजाओं के सिंहासन, मुकुट, मालाएं, बाजूबंद ये सब रत्न के होते थे।
इसके अलावा तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, ये सब जगह पे ये हीरा मोती काम का उपयोग किया जाता था। और सोने चांदी के भी अलंकार हमारे देश में पाए जाते हैं, जिसकी ये लिस्ट मैंने आपको बताई। और जो कुशल कारीगर है मीना कारीगरी में, वो जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा हीरा मोती काम और मीना कारीगरी। अगला जो टॉपिक है वो है जरी काम। देखते हैं इसे विस्तृत में। जरी काम में भारत प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध है। चांदी और सोने के तार के रूप में जरी बना करके उसका उपयोग करके कढ़ाई बुनाई के द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाया जाता है। चांदी और सोने के तार का जरी बनाते हैं और फिर उसको कढ़ाई बुनाई के रूप में उसका उपयोग करते हैं कीमती वस्त्रों को सजाने में। भारत में जरी काम की जो कारीगरी है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सूरत में। और अगर जरी काम के द्वारा हम वस्त्र देखें तो पानेतर बनाया जाता है। पानेतर मतलब जो महिला कन्या जो होती है विवाह में जो वस्त्र पहनती है उसे पानेतर कहते हैं। और साड़ी, घर चोला, ऐसे वस्त्रों भी जरी काम के द्वारा बनाए जाते थे। तो हमने यहाँ पर जरी काम देखा। अब चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो है धातु काम। धातु विद्या भी बहुत प्राचीन विद्या है। जब पाषाण युग खत्म हुआ तो पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या का बहुत ज्यादा विकास हुआ। लोथल के जो कारीगर थे वो धातु से हाशिया, बर्मा, बर्मा मतलब जिस छिद्रक, घुमाव वाली आरी, आरा, सुई, ऐसे औजार जो है वो तांबे और कांसे से बनाते थे। और इसी तरह धातु में से औजारों के अलावा बर्तन, मूर्तियां, पात्र भी बनाए जाते थे। युद्ध के अस्त्र शस्त्र जो है वो धातु से बनाए जाते थे। सोना चांदी का उपयोग गहनों के रूप में होता था। तांबा, पीतल और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में होता था। और लोहे का उपयोग औजार एवं हथियार बनाने में होता था। तो धातु विद्या में ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और शॉर्ट में देख लेते हैं। पाषाण युग के बाद धातु विद्या का बहुत विकास हुआ। लोथल के जो कारीगर थे वो ये हसिया, बर्मा, ऐसे जो हथियार है वो तांबे और कांसे से बनाते थे। धातु का उपयोग औजारों के अलावा बर्तन, मूर्तियां बनाने में भी होता है। जो युद्ध के अस्त्र शस्त्र है उसको बनाने में भी होता है। गहनों के रूप में भी होता है। और तांबा, पीतल, कांसा के बर्तन भी बनाए जाते हैं, मूर्तियां भी बनाई जाती है। और जबकि लोहे का उपयोग औजार एवं हथियार बनाने में होता है। अगला टॉपिक है काष्ठ कला। काष्ठ कला का मतलब होता है लकड़ी का उपयोग करके सुंदर से सुंदर चीजें बनाना। काष्ठ मतलब ही लकड़ी होता है। तो हमारे देश में काष्ठ कला किस प्रकार से विकसित है और किस प्रकार से विकसित थी उसको हम देख लेते हैं। प्रारंभ से ही मनुष्य जो है वृक्ष और जंगलों से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करता था। बाद में मनुष्य ने धीरे धीरे लकड़ी का उपयोग औजारों में, भवनों में, मकानों में वो करने लगा। फिर लकड़ी का उपयोग करके मूर्तियां, बालकों के खिलौने, गोखा, खंबे, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली, ये सब चीजें बनाने लगा। और बनाने के साथ साथ उन लकड़ी पर अलग अलग नक्काशी भी बनाने लगा। अगर हम गुजरात में काष्ठ कला की बात करें तो गुजरात का संखेड़ा का फर्नीचर और लकड़ी का झूला जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये 1 मार्क्स के लिए आपको परीक्षा में आ सकता है कि गुजरात के कहाँ का फर्नीचर, गुजरात में कौन से शहर का फर्नीचर और लकड़ी का झूला प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है संखेड़ा। और गुजरात का जो ईडर है, ईडर भी खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमने काष्ठ कला की जानकारी ली। चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो है जड़ाऊ काम। अभी कुछ समय पहले हमने मीना कारीगरी की जानकारी ली। मीना कारीगरी और जड़ाऊ काम दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जड़ाऊ काम का भी वही मतलब होता है कि गहनों में हीरा या मोती को जोड़ के सुंदर से सुंदर गहने बनाना। और मीना कारीगरी का भी वही मतलब होता है।
दोनों, अगर आप दोनों की जानकारी, एक ही जानकारी आप याद रखते हो तो भी आप इसमें जड़ाऊ काम में मीना कारीगरी का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसको भी आप लिख सकते हो। तो अभी शॉर्ट में इसको हम देख लेते हैं। भारत में राजा, महाराजा, सम्राट, शासक, श्रीमंत वर्ग जो थे, और ये जो और भी अन्य जो लोग थे, वो स्वर्ण अलंकारों का उपयोग करते थे, जो कि हमने मीना कारीगरी में देखा। और हमने ये भी देखा था कि हीरा, मोती, मानिक का वो उपयोग करते थे अलंकारों के रूप में। रत्नों को गले की हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथ बेंदी, अंगूठी, नथनी, ये इनमें वो हीरे जड़ाकर, इनको इनकी सुंदरता बढ़ाकर वो इनका उपयोग करते थे। तो ये हमने मीना कारीगरी में भी देखा था। बस यहाँ पे इतना याद रखना कि राजस्थान का बीकानेर जो है वो जड़ाऊ काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, जो कि 1 मार्क्स के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, अकीक काम। अकीक जो होता है एक प्रकार का पत्थर होता है। मैं आपको उसका चित्र दिखा देता हूँ। ये सारे अकीक है अलग अलग रंग के। तो इस प्रकार के पत्थर होते हैं। ये पत्थर जो है नदियों में मिलते हैं, और भारत में बहुत सी नदियां हैं जहाँ पे ऐसे पत्थर मिलते हैं। इन पत्थरों को तराश कर एक सुंदर से सुंदर आकार देकर फिर उनके बाद उनका गहने बनाए जाते हैं उनके, और फिर उन गहनों को आभूषण के रूप में पहना जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध व्यवसाय था प्राचीन समय में। आज ज़्यादा अकीक का उपयोग तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस टॉपिक को विस्तृत में देखना है। देखते हैं। अकीक भारत की कई नदियों में पाया जाता है। एक कीमती पत्थर है। जो अकीक जो है सिलिका मिश्रित नीले या सफेद रंग का जो पत्थर होता है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, सिलिका मिश्रित नीले या सफेद रंग का जो पत्थर होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है कैल्सीडोनिक, उसे अकीक कहा जाता है। आप अकीक की परिभाषा अच्छे से याद रखना। सिलिका मिश्रित नीले या सफेद रंग का जो पत्थर होता है उसे अकीक कहते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में इसको कहा जाता है कैल्सीडोनिक। और अकीकों में भी जो चमकने वाला और अर्ध पारदर्शक लाल पत्थर जो होता है वो बहुत ज्यादा मूल्यवान अकीक होता है। अकीकों में भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन जो चमकने वाला अर्ध पारदर्शक जो लाल अकीक होता है वो ज्यादा महंगा जाता है, उसकी बहुत ज्यादा बिक्री होती है। गुजरात में सूरत, खंभात, अहमदाबाद, रानपुर, इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अकीक के पत्थर मिलते हैं, और फिर उनसे गहने बनाए जाते हैं। अकीक के पत्थरों को अलंकारों में जड़ाने से पहले, जब अकीक के पत्थरों को अलंकार में जोड़ना हो उससे पहले उनको तराशने के लिए खंभात भेजा जाता है, और खंभात के कारीगर जो है इन अकीक के पत्थर को तराशते हैं, और तराश कर सुंदर आकार देकर अलंकारों में जोड़ने के लायक उनको बनाते हैं, और फिर बाद में अकीक के पत्थरों की माला या मनका तैयार करते हैं। तो यह हमने अकीक काम देखा। मैंने आपको पहले ही कहा कि नदी में पाए जाते हैं, कीमती पत्थर होते हैं, और इनको तराशा जाता है खंभात में, और वो तराश कर फिर बाद में गहनों में उनका उपयोग किया जाता है। और गुजरात के सूरत, खंभात, अहमदाबाद, रनपुर क्षेत्र में ये जो अकीक है ये ज़्यादातर भिन्न भिन्न आकार में ये मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है चित्रकला। चित्रकला से संबंधित ये टॉपिक ही 2 और 3 मार्क्स के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इसे विस्तृत यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पहली पंक्ति आप देखिए, विविध कलाओं में चित्रकला का स्थान सर्वोपरि है। जितनी भी कलाएं अब तक हमने देखी, चित्रकला को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। इसका कारण है कि चित्रकला जो है रंग और रेखाओं से सौंदर्य का रसपान कराती है। मतलब क्या? रंग और रेखाओं के द्वारा हम कोई भी जानकारी किसी को देनी है या किसी को कुछ पढ़ाना है तो उसे हम पढ़ा सकते हैं, या उसे हम अपने भाव बता सकते हैं। प्रकृति के जो भी भाव है उसको दर्शाने में भी चित्रकला का उपयोग होता है।
हमारे भारत में ये चित्रकला लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है, क्योंकि हड़प्पीय संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, उसमें चित्रकला के हमें बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। पुरातत्व विभाग ने जब उत्खनन किया था, तो चित्रकला के बहुत सारे नमूने उनको मिले। पाषाण युग के जो आदि मानव थे, आपने ये सुना भी होगा, जो पाषाण युग के आदि मानव थे, वो अपने गुफा में अलग-अलग चित्र बनाते थे पशु, पक्षियों के। और हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन मिले, उन पर भी बहुत सारे चित्र पाए गए, अलग-अलग भौमितिक आकृतियाँ, जैसे त्रिकोण या चतुर्भुज, ऐसी आकृतियाँ भी पाई गई। मिट्टी के बर्तन जो मिले हड़प्पा के, उनमें फूल पौधे भी के चित्र भी पाए गए। मध्य प्रदेश में जो गुफाएं हैं, उनमें हाथी, गेंडा, हिरन के चित्र पाए जाते हैं। महाराष्ट्र की जो अजंता इलोरा की गुफाएं हैं, उनमें भी चित्रकला बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिलती है। और भारत में पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों में भी, मतलब जो शादी विवाह होता है, उनमें भी स्वास्तिक, कलश, गणेश का चित्र बनाने की परंपरा है। तो और इनको रंगोली के रूप में भारत में चित्रकला को दर्शाया जाता है। तो भारत में चित्रकला बहुत ज़्यादा सुंदर और उसको सम्मानित स्थान है उसका। इसीलिए पहली ही पंक्ति है कि विविध कलाओं में चित्रकला का स्थान सर्वोपरि है। तो दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर हम देख रहे थे, और यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं दूसरा चैप्टर का 2 वीडियो में बनाने वाला हूँ। ये दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो मैंने आपके सामने रखा, और थोड़े ही समय बाद दूसरा वीडियो भी मैं दूसरे चैप्टर पर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।